जब हम परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करते हैं तो हमारे पास कई सारे मेथड्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो उन मेथड्स को हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक ट्रेडिशनल मेथड्स और एक आपके मॉडर्न मेथड्स। तो पहले हम ट्रेडिशनल मेथड्स की बात करेंगे। इसके अंदर जो पहला मेथड आता है वो आता है फ्री फॉर्म एसे मेथड। इस मेथड के अंदर ना जो मैनेजर होता है या फिर जो सुपरवाइजर होता है जो कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को असेस कर रहा होता है, मेजर कर रहा होता है, ठीक है, और यानी कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहा होता है, वो एक डिटेल्ड ऐसे लिखता है एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस के बारे में। जैसे कि वो एक डॉक्यूमेंट के अंदर रिटर्न में लिखेगा कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसी रही है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जो मैनेजर है वो लिख सकता है कि एक राम नाम का एम्प्लॉय है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, उसने अपने जितने भी टारगेट्स थे उसको टाइम के ऊपर जो है वो अचीव किया, उसके जो रिलेशनशिप्स हैं अपने कलीग्स के साथ वो भी बहुत अच्छा है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो ये जो मेथड होता है वो फ्री फॉर्म ऐसे मेथड होता है। यानी कि यहाँ पर जो अप्रेजर है, अप्रेजर कौन होता है, जो कि यहाँ पर परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहा होता है, ठीक है, और अप्रेजी वो पर्सन होता है जिसकी परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट किया जा रहा है, ठीक है। तो मैनेजर आपका अप्रेजर हुआ और जो एम्प्लॉय है वो आपका अप्रेजी कहलाएगा, ठीक है। तो इस मेथड के अंदर जो अप्रेजर है वो एक डिटेल्ड नैरेटिव लिखता है एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के बारे में कि उसकी अचीवमेंट्स क्या रही हैं, उसकी स्ट्रेंथ क्या रही है, उसकी वीकनेस क्या रही है, उसका बिहेवियर कैसा है और उसका पोटेंशियल क्या हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है स्टेट रैंकिंग मेथड। ये बहुत ईजी मेथड है। इसके अंदर जो अप्रेजर होता है यानी कि जो आपका मैनेजर होता है या सुपरवाइजर होता है जो कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को चेक कर रहा होता है, एनालाइज कर रहा होता है, इवेल्युएट कर रहा होता है, वो नॉर्मली एम्प्लॉयज़ की उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से रैंकिंग प्रोवाइड करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 10 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, तो मैनेजर ने, सुपरवाइजर ने इसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया इन 10 एम्प्लॉयज़ को, फिर हर एक एम्प्लॉय को उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग एक रैंक प्रोवाइड किया। जैसे कि जो सबसे अच्छा परफॉर्मर था, टॉप परफॉर्मर था, उसको रैंक 1 दे दिया। उसके बाद 9वें नंबर वाले को मतलब कि सेकंड नंबर वाले को सेकंड रैंक दे दिया, थर्ड नंबर वाले को थर्ड रैंक दे दिया, और लास्ट में जो आया उसको 10 रैंक जो है वो प्रोवाइड कर दिया। तो ये आपका स्ट्रेट रैंकिंग मेथड जो है वो कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका अप्रेजर होता है या फिर जो मैनेजर होता है जो परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहा होता है वो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से रैंकिंग प्रोवाइड करता है, बेस्ट परफॉर्मेंस से लेकर लोएस्ट परफॉर्मेंस तक, ठीक है। अब ये जो मेथड होता है वो इतना अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि देखो ये ना सिंपली आपको रैंकिंग दे देगा। जैसे मान के चलिए दो एम्प्लॉयज़ हैं ए और बी, ठीक है, तो ए जो है वो बी से अच्छा है, तो आपने ए को 1 रैंकिंग प्रोवाइड कर दी, बी को 2 रैंकिंग प्रोवाइड कर दी। अब ये मेथड हमें ये तो बता रहा है कि जो ए एम्प्लॉय है वो बी से बेहतर है परफॉर्मेंस के मामले में, पर ए जो है वो बी से कितना बेहतर है उसके बारे में आपको नहीं पता लग रहा है। जैसे हो सकता है कि 10% बेहतर हो, 20% बेहतर हो, उसके बारे में आपको पता चल ही नहीं पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड है वो है ग्रेडिंग मेथड। इसके अंदर ना हम एम्प्लॉयज़ को ग्रेड्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे जब हम स्कूल में पढ़ते थे, जैसे मैं 8वीं तक जब पढ़ता था तो मुझे ग्रेड्स मिलते थे, जैसे कि ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड और डी ग्रेड, ठीक है। नॉर्मली ए ग्रेड अच्छा माना जाता था और डी ग्रेड फेल माना जाता था, ओके। तो सेम यहाँ पर भी एम्प्लॉयज़ को ग्रेड प्रोवाइड किए जाते हैं। इस मेथड के अंदर होता क्या है, तो पहले हम एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है उसको एवेल्युएट करते हैं, उसको अच्छे तरीके से एनालाइज करते हैं, ठीक है। अब एक एम्प्लॉय की अलग अलग सिचुएशन के अंदर क्या परफॉर्मेंस रही है, जैसे हम जब किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट कर रहे होते हैं तो हम बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं। जैसे कि उसकी पंक्चुअलिटी कैसी है, कस्टमर को वो कितने अच्छे तरीके से हैंडल कर रहा है, टीम वर्क कैसा है उसका, क्या वो टीम में रहकर काम कर पाता है या फिर नहीं कर पाता है। तो इस मेथड के अंदर हम इन वेरियस फैक्टर्स को स्टडी करते हैं, फिर इनको ग्रेड दिया जाता है। जैसे कि हो सकता है कि एक एम्प्लॉय पंक्चुअलिटी के मामले में एक्सीलेंट है तो हमने उसको एक्सीलेंट का ग्रेड दे दिया, कस्टमर हैंडलिंग के मामले में वेरी गुड है और टीम वर्क के मामले में गुड है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर वेरियस जो फैक्टर्स हैं, परफॉर्मेंस फैक्टर्स हैं, उसको हमने स्टडी किया और उन फैक्टर्स के अंदर एम्प्लॉय की क्या परफॉर्मेंस रही है उसके हिसाब से एम्प्लॉय को ग्रेड्स प्रोवाइड किए और लास्ट में इसको ऐड करके हमने टोटल ग्रेड जो है वो निकाले, जिससे हमें ये पता लगेगा कि एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसी रही है। अगर उसको ओवरऑल ग्रेड ए मिलेगा तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, वो टॉप परफॉर्मर है। अगर बी मिलेगा तो ठीक ठाक है, एवरेज है। सी मिलेगा तो थोड़ी सी दिक्कत है, पुअर है। और डी मिलेगा तो वेरी पुअर है, ठीक है। उसके बाद आता है ग्राफिक रेटिंग स्केल एंड लीनियर रेटिंग स्केल। इसमें क्या होता है, इसके अंदर दो मेन एस्पेक्ट को इवेल्युएट किया जाता है। अगर हम किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को देखना चाहते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है या फिर बुरी रही है, तो इस मेथड के अंदर हम टू मेन एस्पेक्ट को इवेल्युएट करते हैं, एम्प्लॉय के पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका जो कंट्रीब्यूशन है वर्क के अंदर उसको, यानी कि दो चीज़ें।
पर्सनल क्वालिटीज के अंदर जैसे कि जो एम्प्लॉय है वो इनिशिएटिव लेता है कि नहीं लेता है, वो डिपेंडिव किसी के ऊपर डिपेंड है या फिर नहीं है, टीम वर्क उसका कैसा है, उसका एटीट्यूड क्या है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है, इनको स्टडी किया जाता है। और कंट्रीब्यूशन के मामले में हम ये देखते हैं कि एक एम्प्लॉय ने कितना कंट्रीब्यूट किया है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी कि अपने जॉब के थ्रू वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। और जब हम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हम क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को कंसीडर करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम इनको वेटेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि किसी जॉब के अंदर क्वालिटी की ज़्यादा अहमियत होगी और क्वांटिटी की कम अहमियत होगी, तो हम क्वालिटी को ज़्यादा वेटेज प्रोवाइड करेंगे और क्वांटिटी को कम वेटेज जो है वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे मैनेजर की जॉब ही ले लीजिए, वहाँ पर उसके जो डिसीजंस हैं उनकी क्वालिटी कैसी है वो ज़्यादा मैटर करती है। अगर एक मैनेजर है वो एक दिन में एक भी डिसीजन लेता है पर वो अच्छा डिसीजन है तो वो अच्छा माना जाएगा। अब एक मैनेजर अगर 10 डिसीजन लेता है और डिसीजन गलत है, यानी कि डिसीजंस की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो मैनेजर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मानी जाएगी। तो मैनेजर की जॉब में हम क्वालिटी को ज़्यादा जो है वो वेटेज देते हैं, ठीक है। और इस मेथड के अंदर हम 1 से लेकर 5 या फिर 1 से लेकर 10 तक जो है वो न्यूमेरिकल रेटिंग जो है वो प्रोवाइड करते हैं परफॉर्मेंस को। तो आई होप आपको ये अच्छे तरीके से मेथड जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर मेथड है वो है फोर्स चॉइस डिस्क्रिप्शन मेथड, ठीक है। देखो इस मेथड के अंदर ना जो अप्रेजर होता है, यानी कि जो मैनेजर होता है जो परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहा होता है, उसको हम एम्प्लॉय के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 स्टेटमेंट्स हमने दे दिए हैं कि एक राम नाम का बंदा है, वो हमेशा अपनी डेडलाइंस को मीट करता है, ठीक है, ये पहली स्टेटमेंट हो गई। दूसरी कि जो राम है ना वो फ्रीक्वेंटली अपनी डेडलाइंस को मिस करता है, ठीक है, अदरवाइज वो हमेशा अपनी डेडलाइन को कंप्लीट करता है, ठीक है। तो इस मेथड के अंदर जो अप्रेजर है, मैनेजर है, उसको हम बोलेंगे कि आप ना इसमें से कोई एक स्टेटमेंट को चूज कीजिए जो कि यहाँ पर राम की परफॉर्मेंस को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर रहा होगा। तो मैनेजर ने ये पहली वाली स्टेटमेंट यहाँ पर चूज कर ली और इससे हमें पता लग रहा है कि जो राम की परफॉर्मेंस है वो अच्छी है क्योंकि वो अपने डेडलाइंस को हमेशा मीट करता है। तो ये मेथड आपका फोर्स चॉइस डिस्क्रिप्शन मेथड कहलाता है, यानी कि आपने 2 स्टेटमेंट्स दे दी, 2 में से कोई एक स्टेटमेंट यहाँ पर अप्रेजर चूज करेगा और वो स्टेटमेंट जो है वो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के बारे में हमें बताएगा, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो पर्सनल बायसनेस होती है ना वो खत्म हो जाती है, क्योंकि अब जो सुपरवाइजर है वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिख सकता, उसको इस स्टेटमेंट्स में से ही कोई एक स्टेटमेंट चूज करनी होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो मेथड होता है वो फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है। देखो इस मेथड के अंदर क्या होता है कि कुछ यहाँ पर प्री डिफाइंड परफॉर्मेंस कैटेगरीज बना दी जाती है, जैसे कि टॉप परफॉर्मर 20% होंगे, मिडिल परफॉर्मेंस 70% होंगे और बॉटम के अंदर 10% एम्प्लॉयज होंगे, ठीक है। अब जो अप्रेजर है यानी कि जो मैनेजर है उसको बोला जाएगा कि आपको किसी भी तरीके से 20% जो एम्प्लॉयज हैं उनको टॉप के अंदर इंक्लूड करना है, 70% मिडिल के अंदर और 10% बॉटम के अंदर, ठीक है। तो मान के चलिए कि अगर 100 एम्प्लॉयज हैं तो मैनेजर ने क्या किया, जो सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे 20 स्टूडेंट, उसको यहाँ पर टॉप परफॉर्मर के अंदर इंक्लूड कर लिया, 70 जो बीच में थे उनको मिडिल के अंदर और लास्ट में जो 10 थे उसको हमने लास्ट में ले लिया, ठीक है। अब इस मेथड की लिमिटेशन क्या है कि हो सकता है कि जो टॉप परफॉर्मर थे वो 20 की बजाय 30 हो, यानी कि 30 ऐसे एम्प्लॉयज थे जिन्होंने टॉप परफॉर्म किया था, पर मैनेजर को जबरदस्ती सिर्फ 20 एम्प्लॉयज को ही टॉप में डालना पड़ा, ठीक है। तो ये थोड़ा मेथड अच्छा नहीं होता है। उसके बाद ग्रुप अप्रेजल मेथड के अंदर जो अप्रेजर होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं। जैसे मान के चलिए कि एक एम्प्लॉय है A पर्सन, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस को 10 मैनेजर्स मिलकर इवेल्युएट करें क्योंकि ये एम्प्लॉय इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो 10 मैनेजर हैं वो A पर्सन की जो परफॉर्मेंस है उसको इवेल्युएट कर रहे हैं, ठीक है, उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहा है, तो इसको हम ग्रुप अप्रेजल मेथड जो है वो कहते हैं। क्लियर है। तो ये आपके यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड्स है, ये आपके ट्रेडिशनल मेथड्स थे परफॉर्मेंस अप्रेजल के। आई होप ये मेथड आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता तो पूछ सकते हो, क्लियर हो गए तो एक मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर जो है वो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉडर्न मेथड्स। इसके अंदर जो पहला मेथड आता है वो होता है असेसमेंट सेंटर वर्कशॉप, ठीक है। देखो इस मेथड के अंदर ना हम जो एम्प्लॉयज हैं उसका जो वो रियलिटी में जैसा काम करते हैं ना, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ आएगा। देखो असेसमेंट सेंटर वर्कशॉप के अंदर होता क्या है, तो हम सिमुलेशंस का यूज़ करते हैं, रोल प्लेस का यूज़ करते हैं, एक्सरसाइजेस का यूज़ करते हैं एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करने के लिए। कैसे, मान के चलिए एक बैंक का एम्प्लॉय है, हम देखना चाहते हैं कि जो बैंक का एम्प्लॉय है वो अपना काम कितने अच्छे तरीके से करता है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है या फिर बुरी है। तो हमने क्या किया
बैंक एम्प्लॉय को ना एक कस्टमर कंप्लेंट दी, मान के चलिए हमने एक कस्टमर कंप्लेंट खुद से बनाई, स्टिमुलेट की, और ये एम्प्लॉय को दे दिया और बोला कि आप इस कस्टमर कंप्लेंट को सुलझाओ, रिजॉल्व करो। तो जब यहाँ पर एम्प्लॉय इस कस्टमर कंप्लेंट को रिजॉल्व कर रहा है, तब हम देख रहे हैं और इवेल्युएट कर रहे हैं कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी है या फिर बुरी है। यानी कि जब एक पर्सन यहाँ पर जॉब को रियल लाइफ के अंदर परफॉर्म कर रहा है, रियल लाइफ के अंदर भी हो सकता है, या फिर आपने क्या किया है, रियल लाइफ सिचुएशन की कॉपी बना दी है और उस कॉपी के अंदर जो एम्प्लॉय है वो फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, जॉब को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने रियल कस्टमर कंप्लेंट नहीं दी है, बल्कि एक मॉक बनाया है कस्टमर कंप्लेंट का और वो दे दिया है एम्प्लॉय को कि आप इस कस्टमर कंप्लेंट को रिजॉल्व कीजिए। या फिर आप ये बोल रहे हो कि आपने कस्टमर सिनेरियो बता दिया और एम्प्लॉय को बोल रहे हो कि आप इस कंप्लेंट को कैसे रिजॉल्व करोगे। ठीक है, तो अब एम्प्लॉय इस कंप्लेंट को रिजॉल्व करेगा, जो जो एक्शंस लेगा, जैसे वो जैसा उसका बिहेवियर रहेगा, उसको हम एब्जॉर्ब करेंगे, फिर उससे पता लगाएंगे कि ये पर्सन जो है उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। जैसे जब कस्टमर कंप्लेंट को बैंक का एम्प्लॉय रिजॉल्व करेगा तो हम ये देख सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो कैसी है इस पर्सन की। अगर उसने प्रॉब्लम को सुना और उसको सॉल्व कर लिया तो अच्छी है, और इंटरपर्सनल स्किल्स कैसी है कि वो कस्टमर के साथ कैसे बातचीत कर रहा है, उसके साथ कैसे रिलेशनशिप बिल्ड कर पा रहा है, ये सारी चीज़ें हम जान पाते हैं। तो असेसमेंट सेंटर वर्कशॉप के अंदर हम बेसिकली सिमुलेशंस के थ्रू, रोल प्लेस के थ्रू और एक्सरसाइजेस के थ्रू एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं, उनकी कॉम्पिटेंस को चेक करते हैं कि उनकी लीडरशिप कैसी है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कैसी है, कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी कैसी है। ठीक है, तो हम रियलिस्टिक वर्क सिनेरियो जो है वो एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करते हैं, और जब वो जॉब को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि कस्टमर के कंप्लेंट को हैंडल करते हैं या फिर टीम को लीड करते हैं, तब हम उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, अच्छी रही है या फिर बुरी रही है। ठीक है, कोई डाउट हो पूछ सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर मेथड है वो है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है और इस मेथड के अंदर किया क्या जाता है, तो देखो इस मेथड के अंदर ना हम सबसे पहले गोल्स सेट करते हैं, परफॉर्मेंस के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो यहाँ पर सेट करते हैं। ठीक है, फिर एम्प्लॉय ने उस गोल्स को अचीव किया या फिर नहीं किया, उससे हम इवेल्युएट करते हैं कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसी है। अगर एम्प्लॉय ने गोल को अचीव कर लिया तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, अगर एम्प्लॉय ने गोल को अचीव नहीं किया है तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। ठीक है, नॉर्मली होता क्या है इस मेथड के अंदर, जो मैनेजर है और जो एम्प्लॉय है वो दोनों मिलकर स्टार्टिंग के अंदर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को सेट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलिए कि यहाँ पर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उसका जो मैनेजर है, दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था कि इस महीने, एक महीने के अंदर 10,000 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस की जाएंगे। ठीक है, गोल सेट हो गया। अब एक्चुअल परफॉर्मेंस देखी जाती है कि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस कैसी रही है। अगर तो एम्प्लॉयज़ ने इस गोल को अचीव कर लिया, यानी कि उन्होंने 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर लिए, तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। अगर उन्होंने गोल्स को अचीव नहीं किया तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मानी जाए। क्लियर है? कोई डाउट हो पूछ सकते। ठीक है, तो यहाँ पर हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस जो है वो बेसिकली रिजल्ट से मेजर करते हैं कि रिजल्ट कैसा रहा है। ठीक है, ना कि कोई पर्सनल ट्रेट या फिर एफर्ट। हम यहाँ पर कोई भी पर्सनल चीज नहीं देखते हैं, सिर्फ रिजल्ट के ऊपर फोकस करते हैं। रिजल्ट अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छी है, रिजल्ट अच्छा नहीं है तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम की फीचर्स की बात करें, एमबीओ के की फीचर्स क्या होता है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर होता है गोल सेटिंग। यहाँ पर हम कुछ स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट गोल जो है वो सेट करते हैं, और ये जो गोल्स हैं वो मैनेजर्स और एम्प्लॉय दोनों साथ में मिलकर जो है वो सेट करते हैं, ताकि बाद में जाकर कोई भी कंफ्लिक्ट ना हो। उसके बाद है पार्टिसिपेशन एंड कमिटमेंट। तो जो एम्प्लॉयज है ना, वो जब ऑब्जेक्टिव को डिफाइन किया जाता है तो ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करने की जो प्रोसेस है उसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि एम्प्लॉयज और मैनेजर दोनों की पार्टिसिपेशन के साथ ही गोल्स को सेट किया जाता है, ऑब्जेक्टिव को सेट किया जाता है, ताकि जो एम्प्लॉयज की कमिटमेंट है, अकाउंटेबिलिटी है, वो इंक्रीज हो सके। उसके बाद है परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं कि परफॉर्मेंस जो है वो कैसी रही है एम्प्लॉय की। ठीक है, जैसे रिपोर्ट्स के थ्रू, मीटिंग्स के थ्रू और रिव्यूज के थ्रू। ये परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग इसीलिए की जाती है ताकि हम इंश्योर कर पाएं कि जो एम्प्लॉयज है वो ट्रैक पर रहें, वो अपने रास्ते से भटके नहीं, उनको जो बोला गया है, जो टारगेट सेट किए गए हैं, वो उनके अकॉर्डिंग ही काम करें। ठीक है, ताकि लास्ट में रिजल्ट अचीव हो जाए। उसके बाद जो भी रिजल्ट्स हैं उसकी इवैल्यूएशन की जाती है कि जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया था क्या वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। ठीक है, और उसके बेसिस पे ही एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। अगर तो
गोल अचीव हो गया तो अच्छी परफॉर्मेंस है, गोल अचीव नहीं हुआ तो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। उसके बाद फीडबैक एंड डेवलपमेंट, अगर मान लो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, कोई दिक्कत है, कोई वीकनेस है एम्प्लॉयज की, तो उनके रिगार्डिंग उनको फीडबैक जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। अब एमबीओ के ऑब्जेक्टिव, अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो पहला एडवांटेज ये होता है क्लियर एक्सपेक्टेशन। एम्प्लॉयज को पता होता है कि ऑर्गेनाइजेशन उनसे क्या एक्सपेक्ट करी और उन्हें क्या करना है, ठीक है, और क्या करके उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, अच्छी होगी। और जो जब गोल सेटिंग के अंदर पार्टिसिपेटिंग करवाई जाती है एम्प्लॉयज से ना, तो उनकी एंगेजमेंट और मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्टिव ट्रेड्स होते हैं उसको हम इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ टेंजिबल आउटकम के ऊपर ही फोकस करते हैं। कम्युनिकेशन भी बेहतर तरीके से हो पाती है, जो मैनेजर से एम्प्लॉयज है वो आपस में रेगुलर बेसिस पे डिस्कशंस करते रहते हैं। और करियर डेवलपमेंट, ट्रेनिंग नीड्स को हम असेस कर पाते हैं, प्रिपेयर कर पाते हैं एम्प्लॉयज को हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए। उसके बाद है डिसएडवांटेजेस ऑफ एमबीओ। एमबीओ के यहाँ पर डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, देखो सबसे पहले ये सिर्फ रिजल्ट के ऊपर फोकस करता है, प्रोसेस के ऊपर फोकस नहीं करता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलिए एक एक्सवाइजेड कंपनी है, उसका एक एम्प्लॉय था राम, ठीक है। एक्सवाइजेड कंपनी ने बोला था कि आपको 1 महीने के अंदर 1000 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो इसने 9000 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस कर दिए पूरे एफर्ट्स लगाकर, ठीक है। पर कंपनी ने सिर्फ रिजल्ट को देखा कि इसने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं किए, 100 यूनिट्स की कमी, 1000 यूनिट्स, मान लो 10,000 यूनिट्स का टारगेट दिया गया था, तो 1000 यूनिट्स जो है वो कम प्रोड्यूस किए हैं राम ने, ठीक है। तो कंपनी कहेगी राम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, ठीक है। पर राम की जो एफर्ट्स हैं, राम ने जो एफर्ट्स लगाए हैं इस टारगेट को अचीव करने में, उसको देखा ही नहीं जाता है। हो सकता है ना कि ये जो टारगेट है वो थोड़ा सा रियलिस्टिक ना हो, मतलब राम ने अपनी पूरी कोशिश की, एफर्ट लगाए, तब भी ये टारगेट को अचीव नहीं कर पाया, ठीक है। पर एमबीओ के अंदर ये चीज देखी ही नहीं जाती, एफर्ट्स को तो देखा ही नहीं जाता, पर मेन चीज जो होता है ना, किसी भी एम्प्लॉय की अगर आपको परफॉर्मेंस को देखना हो तो भाई उसका एफर्ट देखिए कि वो एफर्ट कितना लगा रहा है। क्योंकि देखो रिजल्ट आज ना कल तो आ ही जाएगा, रिजल्ट आज ना कल तो आ ही जाएगा, पर अगर एम्प्लॉय एफर्ट लगाने वाला है ना तो वो आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे देगा। पर अगर एक एम्प्लॉय है वो आपको आज रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे रहा है, ठीक है, पर उसके एफर्ट्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है, कुछ नया चीज़ कर ही नहीं रहा है, तो वो आगे चलकर उसके रिजल्ट आने बंद हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन है। उसके बाद एम्प्लॉयज़ के अंदर कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, हर एम्प्लॉय अपने टारगेट को अचीव करना चाहता है और जिससे वो एक दूसरे की हेल्प करने से कतराते हैं, क्योंकि अगर वो दूसरे की हेल्प करेंगे तो वो अपना गोल जो है वो छोड़ देंगे, मतलब उनका गोल अचीव नहीं हो पाएगा ना, इसीलिए वो एक दूसरे की हेल्प ही नहीं करते हैं और कंपटीशन भी करते रहते हैं कि नहीं मैं यूज़ करूंगा, मैं रिसोर्सेज को यूज़ करूंगा। और गोल सेटिंग के अंदर भी कई बार कंफ्लिक्ट हो जाता है, जो मैनेजर्स हैं एम्प्लॉयज़ हैं वो एक दूसरे से खुश नहीं होते हैं, वो डिसएग्री करते हैं कि नहीं, मैनेजर बोल रहा है कि 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस होनी चाहिए और एम्प्लॉय बोल रहा है नहीं 900 यूनिट्स प्रोड्यूस होनी चाहिए, तो ऐसा कंफ्लिक्ट हो सकता है। उसके बाद सॉफ्ट टारगेट को हम यहाँ पर सेट करते हैं। कई बार क्या होता है कि जो मैनेजर्स होते हैं ना वो बहुत ईजी और सॉफ्ट टारगेट सेट कर देते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, ताकि एम्प्लॉयज़ ऐसा लगे कि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। जैसे हो सकता है ना कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो मैनेजर है उसको अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को अच्छा दिखाना है, तो उसने बहुत ही कम टारगेट यहाँ पर सेट किए हैं। जैसे टारगेट अगर 10,000 यूनिट्स का हो सकता था, उसने 5000 यूनिट्स सेट किए ताकि अच्छा आसानी से ये टारगेट अचीव हो सके और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने प्रेजेंट कर सके कि मेरे एम्प्लॉयज़ तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर मेथड है वो है ह्यूमन एसेट अकाउंटिंग मेथड। अब इस मेथड के अंदर क्या होता है, देखो इस मेथड के अंदर हम एम्प्लॉयज़ को एज अ ह्यूमन कैपिटल देखते हैं, ठीक है। यानी कि अगर एक एक्सवाइजेड कंपनी है तो उसके अंदर 1000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो हम 1000 एम्प्लॉयज़ को मानेंगे कि 1000 एम्प्लॉयज़ जो है कंपनी के लिए ह्यूमन कैपिटल है, ठीक है। और हम इनको एक फाइनेंशियल वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। जैसे मान के चलिए, हम कहेंगे कि 9 लाख की ह्यूमन कैपिटल है, ठीक है, जिससे हम ये अंदाजा लगा पाएंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल वर्थ के अंदर ह्यूमन कैपिटल का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब जैसे एक नॉर्मल एसेट डिक्रीज हो डेप्रिशिएट होती है और एप्रिशिएट होती है, ऐसे ही ह्यूमन कैपिटल भी डेप्रिशिएट होती है और एप्रिशिएट होती है। जैसे अगर कोई स्किल्ड एक्सपीरियंस एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाता है तो ह्यूमन कैपिटल डेप्रिशिएट होगी, कम हो जाएगी। अगर एक टैलेंटेड एम्प्लॉय ज्वाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन को, ह्यूमन कैपिटल एप्रिशिएट हो जाएगी, ठीक है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है इस मेथड के अंदर 2 वेरिएबल्स के बेस पर ह्यूमन कैपिटल को वैल्यू करती है। वो 2 वेरिएबल्स कौन से, एक कैजुअल वेरिएबल्स है जैसे कि मैनेजमेंट पॉलिसी, स्ट्रैटेजी, स्किल्स, और इंटरवेनिंग इंटरप्राइज वेरिएबल्स है जैसे कि लॉयल्टी, मोटिवेशन एंड टीम वर्क। इसके बेसिस पे ही ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू करती है कि ह्यूमन कैपिटल की वैल्यू कितनी है, ठीक है। हालांकि ये जो मेथड है वो किसी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को मेजर नहीं करता है, बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन की जो टोटल ह्यूमन कैपिटल है उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है उसको असेस जो है वो करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, जिसको हम शॉर्ट में बार्स भी कहते हैं, और ये एक मॉडर्न
परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड है। देखो इस मेथड के अंदर ना एक एम्प्लॉय का एक्चुअल जॉब बिहेवियर कैसा रहा है उसके बेस पर हम उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं, मेजर करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए होता क्या है, तो जैसे मान के चलिए एक एम्प्लॉय है ए पर्सन, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस को हमें इवेल्युएट करना है इस मेथड के अंदर। तो ए पर्सन का एक्चुअल बिहेवियर कैसा रहा है, यानी कि उसने जॉब को कैसा परफॉर्म किया है, उसको हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक, उसके रिगार्डिंग डेटा को कलेक्ट करेंगे, फिर उससे हम इसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट जो है वो करेंगे, ठीक है। कोई भी जर्नल ओपिनियन या फिर ट्रेड इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें होता क्या है मैं आपको बता देता हूं कि हर जॉब को ना डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव की जॉब है, तो हमने पहले इसको डिस्क्राइब किया, इसको हमने डिस्क्राइब किया कि कौन से ऐसे क्रिटिकल इंसिडेंट हैं जो कि बताएंगे कि जॉब को अच्छे तरीके से परफॉर्म किया गया है या फिर जॉब को अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं किया गया है, यानी कि जो एम्प्लॉय है उसकी परफॉर्मेंस गुड रही है या फिर पुअर रही है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने डिफाइन किया कि अगर यहाँ पर एक कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है, वो कस्टमर की कंप्लेंट को पोलाइटली सुनता है, केयरफुली सुनता है और उनको जल्दी से यहाँ पर रिजॉल्व कर देता है और फॉलो अप भी करता है ताकि इंश्योर किया जा सके कि जो कस्टमर है वो इस एम्प्लॉय की सर्विस से खुश है या फिर नहीं है, तो हम मानेंगे कि जॉब को एक्सीलेंट तरीके से परफॉर्म किया गया है, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, एक क्रिटिकल इंसिडेंट डिफाइन किया कि भाई अगर एक पर्सन ऐसे जॉब को परफॉर्म करेंगे तो हम मानेंगे कि पर्सन ने अपनी जॉब को एक्सीलेंट तरीके से परफॉर्म किया है, ठीक है। और जैसे एक और एम्प्लॉय हो सकता है, उसने पोलाइट तरीके से कंप्लेंट को सुना, कंप्लेंट्स को वेल तरीके से हैंडल किया, पर उसने कस्टमर के साथ फॉलो अप नहीं किया, मतलब ओकेजनली फॉलो अप जो है वो करता है, उसने जाना ही नहीं कि कस्टमर उसकी सर्विस से खुश है या फिर नहीं, तो हम मानेंगे कि ये जो एम्प्लॉय है वो गुड है, बुरा नहीं है, एक्सीलेंट भी नहीं है, ये गुड है, ठीक है। ऐसे हम एक रेटिंग जो है वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब पर्सन अपनी जॉब को परफॉर्म करेगा, जैसे ए बी और सी तीन यहाँ पर इंप्लॉयज हैं, जैसे ए बी सी तीन यहाँ पर इंप्लॉयज हैं, ठीक है, और तीनों ही यहाँ पर कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है। तो जो ए था ना, उसने कस्टमर को पहले पोलाइटली उसने ग्रीट किया, उसकी कंप्लेंट को सुना, रिजॉल्व किया और फॉलो अप किया, तो बोलेंगे कि जो ए ने अपनी जॉब है उसको बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया, यानी कि ये अपनी जॉब के अंदर एक्सीलेंट है, इसकी परफॉर्मेंस एक्सीलेंट रही है। पर जो बी था उसने क्या किया, पोलाइटली उसको ग्रीट किया, कस्टमर को, कंप्लेंट्स को भी हैंडल किया, पर कस्टमर के साथ फॉलो अप नहीं किया, ठीक है। ओकेजनली फॉलो अप करता है पर ज्यादातर कस्टमर वो छोड़ देता है, तो हम कहेंगे कि उसने अपनी जॉब को अच्छे तरीके से परफॉर्म किया, मतलब एक्सीलेंट तो नहीं है पर गुड है। और सी जो था वो बहुत ज्यादा रूड था, अनहेल्पफुल था, कंप्लेंट को उसने रिजॉल्व भी नहीं किया और कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट किया, कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट किया, तो हम कहेंगे इसने अपनी जॉब को बहुत ही गलत तरीके से परफॉर्म किया है, वेरी पुअर इसकी परफॉर्मेंस जो है वो रही है। यानी कि एक पर्सन ने अपनी जॉब को एक्चुअली कैसे परफॉर्म किया उसके बेस पर हम उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेज कर रहे हैं। फिर आता है आपका 360 डिग्री अप्रेजल मेथड। इसके अंदर क्या होता है, देखो नॉर्मली अगर हम परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करते हैं तो आपके दिमाग में आता है कि एक पर्सन जैसे मैनेजर जो है वो एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करता है परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर, ठीक है। पर 360 डिग्री अप्रेजल मेथड एक ऐसा अप्रेजल मेथड होता है जिसके अंदर एक से ज्यादा लोग मिलकर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को अप्रेज करते हैं, यानी कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं, एनालाइज करते हैं। 360 डिग्री अप्रेजल के अंदर एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को जब हम एनालाइज कर रहे होते हैं, इवेल्युएट कर रहे होते हैं, तो एक एम्प्लॉय जिन भी लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है उन सभी से हम यहाँ पर फीडबैक लेते हैं और उससे हम पता लगाते हैं कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी रही है या फिर बुरी रही है। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलिए एक पर्सन है ए, ठीक है, वो XYZ कंपनी के अंदर काम करता है। तो देखो जो ए पर्सन है सबसे पहले वो अपने सुपीरियर के अंडर आता है, ठीक है। तो जो सुपीरियर है वो यहाँ पर फीडबैक प्रोवाइड करता है कि ए की परफॉर्मेंस अच्छी रही है या फिर बुरी रही है। उसके बाद जो ए है वो अपने कलीग्स के साथ भी काम करता है, तो जो उसके कलीग्स हैं वो भी यहाँ पर फीडबैक प्रोवाइड करते हैं कि ए की परफॉर्मेंस अच्छी रही है या फिर बुरी रही है। वो किन किन ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। उसके बाद ए के कुछ सबॉर्डिनेट्स भी हैं, जूनियर्स भी हैं, वो भी यहाँ पर बता सकते हैं कि ए की परफॉर्मेंस कैसी। जैसे जूनियर्स ये बता सकते हैं कि ए पर्सन एक अच्छा लीडर है या फिर नहीं, वो यहाँ पर सपोर्टिव है या फिर नहीं है, ठीक है, वो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है या फिर नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो ए पर्सन है वो कस्टमर के साथ भी डील करता है, तो कस्टमर भी यहाँ पर फीडबैक प्रोवाइड करते हैं कि ए की परफॉर्मेंस अच्छी रही है या फिर नहीं रही है। जैसे वो कस्टमर के साथ कैसे बिहेव कर रहा है, कस्टमर उसकी सर्विसेज से खुश है या फिर नहीं, ठीक है।
साथ के साथ ए पर्सन सप्लायर्स के साथ भी डील करता है, तो सप्लायर भी फीडबैक यहाँ पर प्रोवाइड करता है और एम्प्लॉय खुद भी देखता है कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है या फिर बुरी रही है। ठीक है, तो 360 डिग्री अप्रेजल के अंदर मल्टीपल सोर्सेज से हम यहाँ पर फीडबैक लेते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं और उससे हम एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, और इस मेथड के अंदर हम आसानी से पता लगा पाते हैं कि एम्प्लॉय की स्किल्स कैसी रही है, बिहेवियर कैसी रही है, टीम वर्क कैसी रही है और लीडरशिप कैसी रही है। उसके बाद देखो 720 डिग्री अप्रेजल मेथड। अब इसमें क्या होता है, देखो इसके अंदर बेसिकली हम 2 बार 360 डिग्री अप्रेजल करते हैं। देखो इसमें होता क्या है, जैसे मान के चलिए एक एक्सवाइजेड कंपनी है जो ए पर्सन है, ठीक है, उसकी यहाँ पर परफॉर्मेंस को अप्रेज किया गया, उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया गया। तो यहाँ पर इनके जो स्टैंडर्ड्स थे, मान लो ए पर्सन ने अपने स्टैंडर्ड्स को अचीव नहीं किया, अपने टारगेट को अचीव नहीं किया। ठीक है, तो हमने पता लगाया कि इसने ऐसा क्यों नहीं किया, इसके पीछे के क्या रीजन थे। हम तो हमें पता चला कि जो ए पर्सन है उसकी जो स्किल्स हैं वो थोड़ी सी कम है। तो हमने क्या किया, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की। ठीक है, और उसके लिए एक और नया टारगेट यहाँ पर जो है वो सेट किया। ठीक है, ताकि वो इस टारगेट को अचीव कर पाए। ठीक है, और फिर से हमने इसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया कि उसने अपने टारगेट को अचीव किया या फिर नहीं किया। यानी कि हमने किया क्या है, सबसे पहले ए की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया। ठीक है, फिर उसके हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से हमने उनको फीडबैक प्रोवाइड किया। ठीक है, ट्रेनिंग प्रोवाइड की और उसके लिए दोबारा से एक स्टैंडर्ड सेट किया और फिर से परफॉर्मेंस अप्रेजल की और देखा कि ए पर्सन ने अब की बार टारगेट अचीव किया या फिर नहीं किया। तो ये आपका 720 डिग्री अप्रेजल मेथड होता है। अब मैं आपको बता दूं कि हमारा ABM मास्टरी बैच लॉन्च हो चुका है हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। इस बैच के अंदर आपको 40+ इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिल जाती हैं। हमारी लाइव क्लासेस की टाइमिंग अर्ली मॉर्निंग 9 बजे से पहले और लेट इवनिंग 7 बजे के बाद रहती है, ताकि आप आसानी से हमारी लाइव क्लासेस को अटेंड कर पाओ। प्रीवियस ईयर पेपर्स के ऊपर आपको स्पेशल सेशंस मिल जाते हैं, जिससे आपको एग्जाम का पैटर्न अच्छे तरीके से समझ आ जाता है और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो। रिकॉर्डेड सेशंस का 24/7 एक्सेस मिलता है, जिससे आप कभी भी किसी भी टाइम प्रिपरेशन कर सकते हो जब भी आप कंफर्टेबल हो। 10 फुल लेंथ ABM मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। तो हमारा कोर्स आपके लिए बेस्ट कोर्स रहेगा। इससे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी होगी, आपको प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो जल्दी से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। कोर्स को एनरोल करने के लिए गाइडली ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप के ऊपर आप हमारे सभी कोर्सेज को एनरोल कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी कोई क्वेरी हो तो आप हमें यहाँ पर मैसेज भेज सकते हो। यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियोस आपको डेली बेसिस के ऊपर मिलती रहें। जैसे हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त नोटिफिकेशन बेल जरूर जो है वो दबा देना। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, इसके रिगार्डिंग फीडबैक जरूर प्रोवाइड करना। आपका फीडबैक हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल है। तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता देना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहना। थैंक यू सो मच एवरीवन।